इकिगाई एक जादुई शब्द है। ऊपर ऊपर से इसका अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद और दूसरा मतलब है अर्थपूर्ण जीवन। लेकिन इकिगाई को अच्छी तरह से समझने और अपना इकिगाई ढूंढने के लिए आपको इस पुस्तक में दिए गए हर अध्याय को समझना होगा। इसलिए इस वीडियो को आराम से पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपको इकिगाई किताब की समरी बताने वाले हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों को इकिगाई मिला है वे लोग आनंददायक, संतुष्ट और दीर्घायु जीवन जी रहे हैं। आखिर ओकिनावा में रहने वाले लोगों को जीवन के अंत तक सक्रिय रहने की प्रेरणा कहाँ से मिलती होगी? उनके आनंदित और लंबी उम्र वाले जीवन के पीछे क्या राज होगा? इन सारी बातों को ऑथर ने इस किताब में बताया है। इस किताब के ऑथर हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेल्स, जिन्होंने गहराई से खोज की तो उन्हें पता चला दक्षिणी जापान में ओगिमी नामक एक छोटा सा गांव है। इस गांव को दीर्घायु लोगों के गांव के रूप में जाना जाता है। इस छोटे से गांव में विश्व के सबसे ज़्यादा दीर्घायु लोग रहते हैं। वहाँ के लोग एक अनोखी ऊर्जा के साथ जीते हैं। वहाँ के लोगों का संतुष्ट, आनंददायक और 100 वर्ष से भी अधिक जीवन के पीछे का असली कारण है इकिगाई। वे हर दिन को इकिगाई के हिसाब से जीते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है हर इंसान के पास उसका अपना इकिगाई होता है और इस किताब के मदद से आप अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं। पहला अध्याय है इकिगाई, उम्र बढ़ते हुए भी युवा रहने की कला। जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जीवन का उद्देश्य होता है। ओकिनावा के लोगों का उनके सुबह उठने के पीछे एक ही वजह होती है और वह है उन्हें मिला हुआ उनका इकिगाई। एक बार आपको अपना इकिगाई मिल जाए तो फिर सुख और संतुष्टि अपने आप मिलती है। जापानी भाषा में रिटायर शब्द के लिए कोई भी शब्द नहीं है। जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं हैं। वे अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं जब तक उनका शरीर साथ देता है। जापानी लोगों के खाने पीने के तौर तरीके और उनकी खाद्य संस्कृति के साथ इकिगाई का ज्ञान उनकी लंबी उम्र की बड़ी वजह है। दीर्घायु जीवन का राज खाद्य संस्कृति, व्यायाम, इकिगाई को जानना तथा सामाजिक जुड़ाव जैसी बातों में छुपा हुआ है। कुछ लोगों के लिए तो दूसरों की मदद करना ही उन लोगों का इकिगाई होता है। वहाँ के लोग अपने जीवन के समय का प्रबंधन इस प्रकार से करते हैं ताकि कम से कम तनाव आए। वे मांसाहार भी कम करते हैं, प्रोसेस्ड पदार्थ, मदिरा पान का सेवन भी कम करते हैं। वे तनावपूर्ण कसरत नहीं करते, लेकिन कुछ निश्चित और हल्का व्यायाम जरूर करते हैं। अपने खेतों और बगीचों में काम करना, गाड़ी से जाने के बजाय पैदल चलना, हल्का व्यायाम, ये सब उनकी आदत होती है। 80% खाना खाने का राज। जापान के लोग उतना ही खाना खाते हैं जिससे उनका पेट 80% भरे। इसकी वजह से खाना हजम करने में जो ऊर्जा लगती है उसकी बचत हो जाती है। साथ ही बेवजह बढ़ने वाली ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया भी कम हो जाती है। जब हमें लगे कि हमारा पेट भरने लगा है तभी खाना बंद कर देना चाहिए। ओकिनावा में रहने वाले लोग हफ्ते में 3 बार टोफू, शकरकंद और मछली खाते हैं। 80% के बारे में हम आगे और भी विस्तार से समझेंगे। ओकिनावा में लोग अन्य किसी जगह के लोगों की तुलना में ज़्यादा दोस्ताना बर्ताव करते हैं, जिससे वे अधिक से अधिक जीवन से जुड़ पाते हैं। ये उनके संस्कृति का एक हिस्सा है। अगला अध्याय है उम्र न बढ़ने का राज। एक पुरानी कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। हमारे लिए शरीर और मन दोनों ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होता है। जोश से भरा हुआ मन हमेशा आपको जवान रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट सलोमो ब्रेजनाइट कहते हैं, दिमाग को हमेशा उत्तेजित और कुशल रखने के लिए उसे व्यायाम मिलना ही चाहिए। जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो दिमाग नए कनेक्शन का निर्माण करता है और पुनर्जीवित होता है। इसलिए कठिन लगने के बावजूद हमें अपने आराम के दायरे से बाहर आना जरूरी होता है। दिमाग के व्यायाम के लिए सबसे साधारण उदाहरण है दूसरों के साथ कोई खेल खेलना या उनसे बातचीत करना। इससे अकेलापन और निराशा भी नष्ट हो जाती है। बौद्धिक व्यायाम, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा की वजह से न्यूरॉन्स के वयस्क होने की प्रक्रिया धीमे होने लगती है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी कम होने लगती है। अध्ययन से पता चला है कि तनाव की वजह से लोग वास्तविक उम्र से ज़्यादा
बूढ़े दिखते हैं। और कई सारी बीमारी की वजह भी तनाव ही होती है। जितना ज़्यादा तनाव होता है मसल्स पर, उसका असर उतना ही बुरा होता है। हल्का फुल्का तनाव हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि इसकी मदद से हम खुद को अपने आसपास के माहौल में ढाल लेते हैं। हम आने वाले खतरों से अपने आप को बचाते हैं, लेकिन लगातार तनाव में रहना और थोड़े थोड़े समय के बाद तनाव का आना शरीर के लिए हानिकारक है। तनाव कम करने के लिए हमें सजग रहने की सलाह दी जाती है। हमें विचारों पर विचार करने की आदत से बाहर निकलना होगा। ध्यान और सांस से संबंधित व्यायाम सजगता में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। काम की जगह पर या घर में एक ही जगह पर ज़्यादा समय बैठकर काम करने से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। इससे हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, हड्डियों का कमज़ोर होना और मोटापे जैसी बीमारी को आमंत्रण मिलता है। जिन बच्चों को एक ही जगह पर बैठने की आदत होती है उन बच्चों में काफ़ी कम उम्र में मोटापे जैसी बीमारियां देखने को मिलती है और यही मोटापा आगे चलकर कई सारी बीमारियां उत्पन्न करती है। इसलिए बचपन से ही सक्रिय जीवन शैली की आदत डालना काफ़ी ज़रूरी होता है। सक्रिय जीवन शैली इतना भी मुश्किल नहीं है। यदि हम अपने रोज़ के जीवन में थोड़ी सी हलचल और थोड़ी सी बदलाव करते हैं तो इससे हमारा मन और शरीर दोनों तरोताज़ा होता है। छोटे से बदलाव आप इस प्रकार कर सकते हैं। ऑफिस जाते समय पैदल जाएं जितनी दूर तक आप जा सकते हैं। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होएं। जंक फूड की बजाय फल खाना शुरू करें। सही मात्रा में नींद लें। छोटे बच्चे या फिर जानवरों के साथ खेलें। शरीर को हानि पहुंचाने वाली आदतों को पहचानें और उनकी जगह पर नई आदतें डालें। स्वस्थ और युवा रहने के लिए एक प्रभावशाली साधन है नींद। जब हम नींद में होते हैं तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स तैयार होता है जिनसे हम युवा दिखने लगते हैं और इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे कि इससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, कैंसर से लड़ने के लिए जरूरी घटकों का निर्माण होता है, प्राकृतिक इंसुलिन का निर्माण होता है, अल्जाइमर जैसी बीमारियों की आशंका कम होती है, हृदय रोग प्रतिबंधक घटकों का निर्माण होता है। 30 साल की उम्र के बाद मेलाटोनिन का निर्माण होना अपने आप कम होने लगता है, पर कुछ उपायों से हम इसे बढ़ा सकते हैं, जैसे संतुलित भोजन करना, कैल्शियम का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, प्रतिदिन सही मात्रा में सूर्य का प्रकाश लेना, सही मात्रा में नींद लेना और गहरी नींद पर प्रभाव डालने वाली जैसे तनाव, मद्यपान, तंबाकू और कॉफ़ी जैसी चीज़ों को कम करना। अब अगला अध्याय है लोगोथेरेपी से इकिगाई तक। लोगोथेरेपी या मानस शास्त्रीय थेरेपी आपको जीवन जीने के लिए एक अच्छा सा मकसद ढूंढने में मदद करती है। ये लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य समझने में मदद करती है। लोगोथेरेपी के हिसाब से जब भी किसी इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है तो वह अपने अस्तित्व की लड़ाई जीत लेता है और वो नए जोश और उत्साह के साथ आगे का जीवन जीने लगता है। हर किसी के पास असाधारण और महान कार्य करने की क्षमता होती है। आप उस महान लक्ष्य को हासिल करेंगे या नहीं यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप किस परिस्थिति में हैं, बल्कि इस बात पर करता है कि आप उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। जिस दशक में लोगोथेरेपी की खोज हुई थी उसी दशक में कुछ साल पहले जापान में सोमा मोरिता ने भी जीवन उद्देश्य के आधार पर मोरिता थेरेपी की खोज की थी। इस थेरेपी में भावनाओं को जानकर उनको स्वीकार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वह ऐसा मानते हैं कि भावनाएं हमारी क्रियाओं को दिशा देती है। इसमें भावनाओं को स्वीकार करने के साथ साथ नई भावनाओं का निर्माण करने की कला भी सिखाई जाती है। मोरिता कहते हैं कि अगर आप गुस्से में हों और आपका मन झगड़ा करने को कर रहा है तो आप 3 दिन रुकें और फिर उसके बाद झगड़े की शुरुआत करें। आप देखेंगे झगड़े की तीव्रता अपने आप कम हो गई है। इकिगाई आपके अस्तित्व की लड़ाई है। एक बार आपने ये लड़ाई जीत ली और आपको आपका इकिगाई मिल गया तो सिर्फ साहस के साथ रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। आपने जिस कार्य या लक्ष्य का चुनाव किया है उसके प्रति आपके मन में आस्था हो, आपका भोजन सही हो, आप कम ही सही लेकिन रोज व्यायाम करते हो और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानकर उनका सामना करने की आपकी तैयारी हो, तो इस दुनिया में परिवर्तन और विकास के कई मौके उपलब्ध होते हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। अब अगला अध्याय है फ्लो की खोज।
जब हम अपना सबसे पसंदीदा काम करते हैं तो हमें अपनी इंद्रियों का और समय का कोई अनुभव नहीं होता है। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त हम सबसे ज़्यादा आनंदित होते हैं और समय को भूलकर उस काम में पूरा डूब जाते हैं और सभी समस्याओं को भूल जाते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इकिगाई की खोज है। मनोवैज्ञानिक फिजिक्स जेन मिहाली ने किसी काम के साथ एकरूप हो जाना, उस काम को करते वक्त पूरा होश खोकर उसमें खो जाने की अवस्था को फ्लो का नाम दिया है। ओवेन साफर डेपॉल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने फ्लो की अवस्था लाने के लिए कुछ बिंदुओं को बताया है। वे इस प्रकार हैं। क्या करना है इसका पता होना आवश्यक है। कैसे करना है यह पता होना चाहिए। हम उस काम को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसकी जानकारी हो। जब काम में दिशा महत्वपूर्ण होती है तो किस दिशा में जाना है यह पता होना चाहिए। सामने कौन सी चुनौतियां हैं इसकी जानकारी होना। कौन सी कुशलताओं की ज़रूरत है यह पता होना। मन विचलित नहीं होना। अब फ्लो की अवस्था में आने के लिए कुछ उपायों को बताया गया है। स्कॉफर्ड की कार्यप्रणाली कहती है, हम जो काम कर रहे हैं उसे करने के लिए अगर कम कुशलता की आवश्यकता हो तो हमें वह काम बोरिंग लगने लगता है। इसी तरह अगर कोई काम हमारी क्षमता के बाहर का हो और उसे पूरा करने में ज़्यादा गुणवत्ता और कुशलता की ज़रूरत होती हो तो वह काम हमें मुश्किल लगने लगता है और उस काम को अधूरा छोड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए हमें कोई ऐसा काम खोजना चाहिए जो थोड़ा सा कठिन हो और जो हमारी आराम सीमा से थोड़ा सा बाहर का हो। दूसरा उपाय है स्पष्ट और पक्का लक्ष्य तय करें। फ्लो में जाने के लिए काम शुरू करने से पहले स्पष्ट लक्ष्य का होना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है काम शुरू करने के बाद उस काम में अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि आनंदित इंसान को वर्तमान में ही इतना आनंद मिलता है कि उसे भविष्य के विचारों में खोने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आपने शुरुआत की और छोटे छोटे कदम उठाए तो अपने आप ही आपकी चिंता नष्ट हो जाएगी। फिर आपको फ्लो की अवस्था प्राप्त होगी। फिर आप अपने आप फ्लो में उस कार्य को पूरा करेंगे। तीसरा उपाय है एक ही लक्ष्य या काम पर ध्यान केंद्रित करना। लोगों को यह गलतफहमी है कि एक साथ एक से ज़्यादा काम करने की वजह से उनका समय बचता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा ही परिणाम होता है। जो लोग मल्टीटास्किंग में माहिर होने का दावा करते हैं वे लोग भी ज़्यादा कार्यक्षम नहीं होते हैं। असल में उनकी कार्यक्षमता बाकी लोगों से भी कम होती है। मनोवैज्ञानिक फिजिक्स जेन मिहाली मानते हैं किसी भी काम को एकाग्रता के साथ करने के लिए दो बातों का होना जरूरी होता है। एक है काम के लिए अच्छा माहौल और दूसरा है हम जो कर रहे हैं उसके बारे में आत्मविश्वास। एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना फ्लो पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि हम अपना ध्यान हमेशा एक काम से दूसरे काम में और दूसरे से तीसरे काम में लगाते रहते हैं तो हमारा समय व्यर्थ जाता है, गलतियां होने लगती है और जो हम कर रहे हैं उस पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक सर्वे में किए गए परीक्षण से यह पता चला कि एक साथ एक से ज़्यादा काम करने की वजह से कार्य क्षमता 60% और IQ 10 पॉइंट कम हो जाता है। जापान के लोग छोटे से छोटे काम में भी तन मन लगाकर काम करते हैं। रिटायर होने के बाद भी वे खेतों की देखभाल करते हैं। हमारी और फ्लो के बीच आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वे इस प्रकार हैं। सोने से पहले और सुबह उठने के बाद किसी भी तरह की स्क्रीन जैसे कि टीवी, मोबाइल या ऐसी कोई भी चीज़ की ओर ना देखें। कोई भी महत्वपूर्ण काम करते वक्त अपना मोबाइल बंद रखें। हफ्ते में कम से कम एक दिन टेक्नोलॉजी का उपवास करें और उसका पालन करें, मतलब कि कम से कम एक दिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रहें। ऐसे कैफ़े में जाएं जहां वाईफाई की सुविधा न हो। दिन भर में 1 या 2 बार ही ईमेल का जवाब दें। ये समय पहले से तय करें और उसी वक्त यह काम करें। पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करें। एक समय तय करें और उतने समय तक कोई भी काम निरंतरता से करें। काम के बीच बीच में छोटी सी ब्रेक लें। अपने पसंदीदा काम से शुरुआत करें। जब ऐसा लगे कि मन भटक रहा है तो मन को वर्तमान में लाने की आदत डालें। ऐसी जगह पर काम करें जहां मन ज़्यादा भटकने की संभावना न हो। काम के हिसाब से उसे अलग अलग गुटों में विभाजित करें। हर काम का जगह और समय पहले से ही तय करें।
बिल भरना, फ़ोन करना और ईमेल जैसे काम के लिए एक समय निश्चित करें और उसी समय पर वह काम करें। फ्लो में पहुंचने के लिए ध्यान करना यानी मेडिटेशन भी एक बहुत अच्छा तरीका है। ध्यान करते वक्त हमारे मस्तिष्क में अल्फा और थीटा लहरें उत्पन्न होती हैं। जापान में काम करते वक्त आप कौन सा काम करते हैं, इससे भी अधिक महत्व इस बात को दिया जाता है कि आप वह काम कैसे करते हैं। जब आपका लक्ष्य बड़ा हो तो उस लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों और तरीकों में बांटें और उसमें से हर लक्ष्य पर काम करें। रोज के कामों में आनंद लेने की कला प्राप्त करें, जिसकी वजह से आपको फ्लो में जाने में मदद होगी। आपको जिन कामों के प्रति उत्सुकता है उन्हें करना शुरू करें। फ्लो एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। आप उसका जितनी बार अनुभव करेंगे उतना ही आप उसके नज़दीक पहुंचेंगे। वह अनुभव आपको जल्द से जल्द मिलने लगेगा और उतना ही आप अपने इकिगाई के नज़दीक पहुंचेंगे। अगला अध्याय है दीर्घायु मास्टर्स। इस अध्याय में विश्व के सबसे दीर्घायु लोगों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। जेरोंटोलॉजी रिसर्च ग्रुप के परीक्षण के हिसाब से अप्रैल 2015 तक मिसाओ ओकावा विश्व की सबसे ज़्यादा आयु की महिला के तौर पर जानी जाती थी। जब लोगों ने उनके रोज के कामों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया सुशी पद्धति से खाना बनाना और नींद लेना। 107 साल की मारिया कपोविला से जब उनकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, राज जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैंने अपने पूरे जीवन में एक बार भी मांसाहार नहीं किया है। मुझे लगता है कि मेरी लंबी आयु का यही राज है। वे कहती थी पुराने ज़माने में चीज़ें काफ़ी अच्छी होती थी। लोग बहुत ही अपनेपन से रहते थे। वे नाचते थे, खेलते थे और गाते थे। सन 1875 में फ्रांस के अर्लेस में जन्मी जीने कॉलमेंट 4 अगस्त 1997 को विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला के तौर पर पहचानी गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 122 वर्ष की थी। जीवन के आखिरी पल तक वह स्वस्थ और आनंदित रही। 100 साल की उम्र तक वह साइकिल चलाती थी। अगले शख्स हैं वाल्टर ब्रेउनिंग। उनका जन्म 1896 में मिनेसोटा में हुआ था। वे जीवन के आखिरी पल तक काम करते रहे। वह अमेरिका में जन्मे दूसरे सबसे लंबी आयु के इंसान के तौर पर जाने जाते थे। वह अपनी लंबी आयु का श्रेय अपनी कुछ आदतों को देते थे, जैसे कि जब तक शरीर साथ देता हो तब तक काम करते रहना और दिन में सिर्फ 2 बार भोजन करना। 112 साल की उम्र में उन्होंने बताया था कि अगर आपने अपने मन और शरीर को सक्रिय रखा तो आप यकीनन लंबी उम्र तक जिएंगे। मोंटाना में वर्ष 2011 में उनकी कुदरती मौत हो गई थी। अगला अध्याय है लंबी आयु के लिए जापानी लोगों की सीख। इस अध्याय में आनंदित और लंबी आयु के लिए जापान के रीति रिवाज और कहावतों के बारे में बताया गया है। जब ऑथर नाहा, जो ओकिनावा की राजधानी है, से 2 घंटे यात्रा करने के बाद ओगिमी पहुँचे तो वहाँ पे उनका स्वागत तायरा और यूकी ने की थी। यूकी लंबी उम्र के लिए खाना को उतना महत्व नहीं देती है। वे बताती हैं लंबी आयु की असली वजह तो हंसते हंसते जीवन जीना और आज को अच्छे तरीके से बिताना ही है। ओगिमी में रहने वाले लोगों की खुशी के लिए खेल, समारोह और सामाजिक तालमेल के साथ साथ आध्यात्मिक विकास को भी महत्व दिया जाता है। जब ऑथर ने वहाँ के लोगों से बातचीत की और वहाँ के बुजुर्ग लोगों से उनकी लंबी आयु, तत्व ज्ञान और इकिगाई का राज पूछा तो उन लोगों ने जो राज बताए वे इस प्रकार थे। पहला है चिंता न करना, मन से हमेशा युवा रहना और मन को कभी भी बूढ़ा न होने देना। अगर आपको चिंता दूर करनी हो तो उसका सबसे आसान तरीका है लोगों के साथ घुल मिल कर रहना और उनसे बातचीत करना। दूसरा राज है अच्छी आदतें, जैसे कि सुबह उठना, सदा सक्रिय रहना, सुबह का व्यायाम करना, अपनी बगीचों की देखभाल करना, सुबह की शुरुआत प्रार्थना से करना, टहलने जाना, सब्जियां खाना, अच्छा आहार लेना, अपने मित्रों और परिवार से मिलते जुलते रहना। तीसरा राज है अपनी दोस्ती को रोज सींचे, अपनी पसंद के लोगों के साथ बातचीत करें, बच्चों से बात करें। चौथा राज है आराम से जीना, रोज नई नई चीज़ें करना, हमेशा व्यस्त रहते हुए एक समय में एक ही काम करना और किसी भी काम को अपने ऊपर हावी ना होने देना, जल्दी सोना और जल्दी उठना, छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद लेने की कला सीखना, शांति से जीना।
पांचवा राज है सकारात्मक बने, हंसते रहें, हमेशा खुश रहें। रोज सुबह उठने के बाद अपने आप को बताएं कि आज का दिन स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ है और आप इसका पूरा फायदा लेंगे। अगला अध्याय है इकिगाई खाद्य संस्कृति। ओकिनावा की खास संस्कृति की वजह से वहाँ हार्ट अटैक से होने वाली मौत की संभावना सबसे कम है। द ओकिनावा प्रोग्राम पुस्तक, जिसे डी क्रग विलकॉक्स ब्रैडली जे विलकॉक्स ने डॉक्टर माकोटो सुजुकी के साथ मिलकर लिखा था, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, जैसे कि ओकिनावा के लोग काफ़ी विविधतापूर्ण खाना खाते हैं जिसमें सब्जियों की मात्रा ज़्यादा होती है। वे दिन में कम से कम 18 तरह की चीज़ों को खाते हैं। वे दिन में कम से कम 7 अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां खाते हैं। उनके खाने में लाल शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, पालक, बैगन, आलू, अंकुरित धान्य और टोफू जैसे चीज़ें शामिल होती हैं। वे रोज़ चावल और नूडल्स खाते हैं। वहाँ के लोग शक्कर बहुत ही कम खाते हैं और सिर्फ गन्ने से बनी हुई शक्कर ही खाते हैं। वहाँ के लोग हफ्ते में 3 बार मछलियाँ खाते हैं। वहाँ के लोग शक्कर और नमक बहुत कम खाते हैं। वहाँ प्रतिदिन औसत नमक केवल 7 ग्राम खाया जाता है। यहाँ के लोग रोज केवल 1785 कैलोरीज ही लेते हैं, जबकि जापान में इसका औसत 2068 कैलोरीज है। इन सारी बातों को द ओकिनावा प्रोग्राम नामक पुस्तक में बताया गया है। जापान में खाना खाने से पहले एक कहावत बोली जाती है, हारा हाची बू। इसका अर्थ है 80% खाना खाने की सलाह। जब आपको लगे आपका पेट भर गया है लेकिन आप थोड़ा और खा सकते हैं, उसी वक्त खाना बंद कर दें। हारा हाचिबू एक प्राचीन पद्धति है। हारा हाचिबू का पालन करने के लिए खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना बंद कर दें, डिश का साइज छोटा कर दें और खाना खाने के बाद भी थोड़ी सी भूख रहनी चाहिए। आप कितना खाते हैं इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या खाते हैं, इसलिए आप जो भी खा रहे हैं वह पौष्टिक होना चाहिए। ओकिनावा के खाद्य संस्कृति में 15 पदार्थों को शामिल किया गया है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। वे इस प्रकार हैं, टोफू, मिसो, टूना, गाजर, समुद्री वनस्पति, करेला, प्याज, सोया, ककड़ी, सोयाबीन, मीठा आलू, गोभी, नोरी, मीरपुड और जैस्मीन की चाय। ओकिनावा में किसी और चाय के मुकाबले जैस्मीन की चाय का उपयोग अधिक किया जाता है। इसकी वजह से खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। इसके साथ ही ग्रीन टी और वाइट टी पीने से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इंसान ज़्यादा जवान दिखने लगता है। शिकुवासा नींबू जैसा एक फल होता है। इसमें संतरे और नींबू के मुकाबले 40 गुना अधिक नोबिलेटिन होती है, जो एंटीऑक्सीडेंट का एक बड़ा स्रोत होता है। अगला अध्याय है लयबद्ध व्यायाम। स्वस्थ और लंबी जीवन के लिए व्यायाम जरूरी है। योग का शुरुआत भारत में हुआ और आज इसका प्रचार पूरी दुनिया में हो गया है। इसकी मदद से लोगों को शरीर और मन स्वस्थ रखने में मदद मिलती है और विज्ञान ने भी इसे माना है। यह जरूरी नहीं है कि आप रोज जिम जाएं या फिर कोई ऐसी रेस लगाएं। आप हमेशा हलचल करके, हल्की फुल्की व्यायाम करके और अगर आप एक जगह पर बैठे रहते हैं तो बीच बीच में ब्रेक लेकर भी लंबी आयु को पा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात और ख़ास व्यायाम के बारे में इस किताब में बताया गया है, जिसमें से पहला है रेडियो ताइसो। इस व्यायाम का उद्देश्य है शरीर के सारे अंगों और पेशियों में लचीलापन लाना। दूसरा है योग। योग की शुरुआत भारत में हजारों साल पहले हुई थी। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 2 चीज़ों को जोड़ना। इसमें शरीर और मन को जोड़कर एक किया जाता है। इसका उद्देश्य है हमारे मूल धर्म की पहचान होना, शारीरिक और मानसिक शुद्धि, हमें समझ के नज़दीक लेकर जाना। अगला है सूर्य नमस्कार, फिर है ताइची व्यायाम, फिर है किपगोंग व्यायाम। किपगोंग में मुख्यतः सांस लेने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। अगला है शिएत्सु। इसका उपयोग मुख्य रूप से गठिया के लोगों के इलाज के लिए किया जाता है। यहाँ पर बताए गए सारे व्यायाम को आप किसी किताब से या इंटरनेट से या किसी व्यायाम विशेषज्ञ से सलाह लेकर कर सकते हैं। अगला अध्याय है दृढ़ता और वाबी साबी। दृढ़ता का मतलब क्या है? दृढ़ता का मतलब है समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने की हमारी क्षमता। जिन लोगों को अपना इकिगाई पता होता है उन लोगों में एक चीज़ समान रूप से पाई जाती है, वो है वे अपने इकिगाई को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
चाहे परिस्थितियाँ पूरी तरह उनके खिलाफ हो या फिर उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़े। सामने आई परिस्थिति का सामना करके उसमें से कैसे राह निकालनी है यह उन्हें पता होता है। स्टोइसिज्म के हिसाब से सुख और इच्छाएं समस्या नहीं है। जब तक हम उसके गुलाम नहीं बनते तब तक उनका लाभ लेने में कोई हर्ज नहीं है। किसी भी परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर काबू पाना ही स्टोइक का गुणधर्म माना जाता है। हमें यह पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ें बदल सकते हैं और कौन सी नहीं। जिन चीज़ों पर हमारा नियंत्रण नहीं है उनके बारे में चिंता न करना, और जो चीज़ें हम बदल सकते हैं उसे बदलने के लिए हमारे पास साहस हो। इस प्रकार के अभ्यास से हम क्रोध, निराशा और द्वेष से बच सकते हैं। भावी सावी एक जापानी धारणा है जो हमें बताती है कि परिपूर्णता में सुंदरता खोजने की बजाय अपूर्णता में सुंदरता को खोजना ही असली कला है। इसी तरह इचिगो इचिई एक संकल्पना है जिसका अर्थ है वर्तमान का पल ही असली है और वह जाकर कभी वापस नहीं आता है। यह हमें वर्तमान में रहने और सामने आए हुए पल को खुशी से जीने की प्रेरणा देती है। आप कमाई के एक ही स्रोत पर निर्भर न रहें। ओगिमी में हर लोगों के पास पैसा कमाने के लिए एक से ज़्यादा स्रोत थे, जैसे कि वे अपनी बनाई हुई चीज़ों को बेचते ही थे और साथ में अपने बगीचों में उगाई हुई सब्जियां भी बेच लेते थे। आपके पास एक से ज़्यादा कला होने का फ़ायदा यह होगा कि अगर कोई वजह से आपका मुख्य काम फ़ायदेमंद न रहा हो तो आप दूसरे काम से पैसा कमा सकते हैं। नए साल आने पर बड़े बड़े लक्ष्य बनाने से अच्छा है विश्वास के साथ और सोच समझकर छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करें। हमें किसी भी समस्या को मौका समझकर उसकी ओर देखना चाहिए। भावी सावी कहता है यह जीवन गलतियों के साथ ही होता है और यह जीवन अल्पकालिक है, लेकिन अगर हमें हमारा इकिगाई पता हो तो इस वर्तमान पल में भी अनंत संभावनाएं हैं। इस किताब के ऑथर हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेल्स। हेक्टर गार्सिया का जन्म स्पेन में हुआ था। जापान में जाने से पहले वे स्विट्जरलैंड में सर्न में काम करते थे। फ्रांसिस मिरेल्स अवार्ड विनिंग ऑथर हैं जिनकी कई सारी किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग रही है। उनका जन्म बार्सिलोना में हुआ था। हमें उम्मीद है यह किताब आपको आपकी इकिगाई ढूंढने में मदद करेगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें।